अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हफ्ते के रोज़ हमारे साथ होते हैं हकीकत पसंद सीनियर तज्ज़ियाकार सोहेल वैज। व्यूअर्स, 25 अप्रैल को कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात होने वाले हैं। आज हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे कि उसकी अहमियत भी होती है या नहीं, और साथ में हम कराची के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि दिन ब दिन वहाँ कशीदगी बढ़ती जा रही है। सोहेल साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात मुस्तकबिल की सियासत का आईना कैसे हैं? देखिए, वैसे तो हर इलेक्शन ही जमहूरियत के लिए अहम होता है, लेकिन इसकी दो ज्यादा अहम बातें हैं। एक तो आबादी, तकरीबन अंदाजा लगाया हमने रफ सा, तो 80 से 87 लाख के करीब आबादी के अंदर ये इलेक्शन होगा, और उसमें से वोटर तकरीबन 40% होते हैं, तो तकरीबन 34 लाख 30 लाख के करीब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वोटर जो है वोट डालेगा। एक तो इसकी अहमियत ये है, और दूसरी इससे भी ज्यादा इसकी जो बड़ी अहमियत है वो ये है कि तकरीबन 30 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं उनको ये टच करते हैं ये वोटर। और जब कभी कौमी इलेक्शन होता है तो उसका चाहे बहुत बड़ा हिस्सा नहीं, लेकिन उसका हिस्सा होते हैं, तो इनके वोट से ये अंदाजा होगा कि उन 30 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं उन पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप अब ये देखें कि पंजाब के अंदर 15 कौमी असम्बली की सीटें हैं जो टच करती हैं कंटोनमेंट्स के इन इलाकों से जिनमें अब इलेक्शन हो रहे हैं। अगर आप सिंध को देखें तो सिंध में भी जो कौमी असम्बली की तकरीबन 5 सीटें हैं वो टच करती हैं कंटोनमेंट के एरियाज को। इसी तरह आप बलूचिस्तान में देखें तो वहां 3 है, और केपीके में भी 7 कौमी असम्बली की सीटों के जो रिजल्ट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं ये हल्के। तो इसलिए ये हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की क्या हैसियत है और उनके नुमाइंदों के इख्तियारात क्या हैं? देखिए, पहली तो ये बात बड़ी सादा है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, यूं समझे कि ये वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है। जिस तरह मकामी हुकूमतों के बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ये वो इलेक्शन हो रहा है वहाँ, और इनके इख्तियारात जो हैं वो वही हैं तकरीबन जो आमतौर पर लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर्स के होते हैं या ज़िली हुकूमत के होते हैं कि बुनियादी शहरी सहूलियात जो हैं वो देनी होती हैं, और ये सिविल नुमाइंदे होते हैं। इख्तियारात इनके पहले बहुत बढ़ गए थे जो लोकल गवर्नमेंट दूसरी है उसके, और इनके कंटोनमेंट के उतने ज्यादा नहीं थे। अब देखें आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। जसवीर साहब, क्या फौजी और सिविलियन दोनों इंतखाबात में वोट डालते हैं? बिल्कुल जी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, फौजी भी, सिविलियन भी, जो उस इलाके में रहते हैं सबको वोट डालने का जो है वो हक होता है। और एक वार्ड की आबादी जो है वो लगभग 50,000 है, और 2 से लेके 10 तक जो है कंटोनमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आबादी के एतबार से वार्ड्स हैं। क्या कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबी नताइज मुस्तकबिल की सियासत पर असरअंदाज होंगे? क्यों नहीं होंगे भाई। देखो, इसको आप इलेक्शन सर्वे समझें, इसे एक मुल्क भर का एक ज़िमनी इंतखाब समझें, शहरी वोटर को जानने का जरिया समझें, इससे मिनी इलेक्शन ही समझ लें, लेकिन डेफिनेटली इससे मुल्क के मुस्तकबिल की सियासत का अंदाजा हो जाएगा। कौन सी जमात ऊपर जा रही है, कौन सी जमात नीचे जा रही है, और कौन सी इलाके से पहले नून जीती थी अब पीटीआई जीत रही है, या पहले पीटीआई जीती थी अब नून जीत गई है। इससे बड़ी चीजें वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा। कितने अरसे बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं? हमारे यहाँ आपको पता है कोई रेगुलर तो इलेक्शन नहीं होते। 17 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि इसको बहुत रेगुलर तरीके से होना चाहिए ताकि सिविलियन नुमाइंदगी जो है वो भी अपनी बात जो है पहुंचा सके। अगरचे कंटोनमेंट बोर्ड बड़े अच्छे चलते हैं क्योंकि उसको फौज चलाती है, लेकिन ये भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, लॉ का हिस्सा है, इसलिए इसे भी इफेक्टिव बनाना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मजीद इस हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सोहेल साहब, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी जमाती इलेक्शंस हुए हैं या नहीं? मैं कंटोनमेंट बोर्ड में मेरे नॉलेज की हद तक तो ये पहली बार जमाती इंतखाबात हो रहे हैं। हमने यही चीज़ वाक एंड से पीटीआई के हैं गुलाम सरवर खान साहब, उनसे भी कंसल्ट किया कि भाई क्या तारीख में कभी
जमाती बुनियादों पर पार्टी बेसिस पर इलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हुए। हाँ, पार्टियों के लोग जरूर हिस्सा लेते रहे हैं इसमें, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के पार्टी बेसिस पर इलेक्शन शायद पहली बार है। कहाँ कंटोनमेंट बोर्ड्स वाक़या हैं और इनकी क्या तादाद है? देखिए, ये बलूचिस्तान में तकरीबन 4 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिनमें से 3 पर इलेक्शन हो रहा है, और सिंध में 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6 तो कराची में है, 2 अंदरूने सिंध में हैं, और तकरीबन 44 वार्ड्स के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा। केपीके में यूं समझे 11 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसमें 32 वार्ड्स हैं, और पंजाब में सबसे ज्यादा 20 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, और तकरीबन 114 वार्ड्स के अंदर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। सुहेल साहब, इन कंटोनमेंट बोर्ड्स में इस वक्त किस पार्टी की अक्सरियत है? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये भी एक नया एंगल है, एक नया जाविया है कि हमने आज कोशिश किया कि हर पहलू को हम कवर कर सकें। देखें कि जो इस यहाँ से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, वो किस किस पार्टी के जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। मसलन अगर सबसे पहले केपीके का जायजा लें, तो वहाँ अगर कंटोनमेंट बोर्ड्स में देखा जाए कि किस कंटोनमेंट बोर्ड से कौन सी पार्टी का एमएनए है, तो तकरीबन 3 कंटोनमेंट बोर्ड से नून के एमएनए हैं। अच्छा। एक कंटोनमेंट बोर्ड से जेयूआई बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड से जेयूआई के उम्मीदवार अकरम दुरानी साहब जीते थे, और पीटीआई 7 कंटोनमेंट बोर्ड से जो है वो जीती थी। और इसी तरह अगर आप पंजाब का जायजा लें, तो पंजाब की जो 3 से पीटीआई जीती थी कंटोनमेंट से, पिंडी की कंटोनमेंट और वाह की कंटोनमेंट से, और तकरीबन 17 कंटोनमेंट से नून लीग जीती थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो कंटोनमेंट से पहले नून लीग जीती थी। इसी तरह अगर आप देखना चाहें सिंध में, तो सिंध में 2 से एमक्यूएम जीती थी, पीटीआई 1 से जीती थी, और शायद 1 या 2 से पीपल्स पार्टी जीती थी। तो ये एक जायजा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो फिर ऐसे ही लगता है कि चूंकि पंजाब से सबसे ज्यादा नून जीती थी और पंजाब में सबसे ज्यादा कंटोनमेंट बोर्ड है, तो इसलिए उस वक्त तो नून अक्सरियत से जीती थी। अब देखना ये होगा कि अब क्या होता है। आपके ख्याल में क्या ये पार्टियां अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेंगी? यही तो देखें इम्तिहान है ना, यही तो टेस्ट होगा कि जो पहले जीते थे क्या वो इसे बरकरार रखेंगे या नई पार्टियां जीत जाएंगी। मसलन पंजाब में नून लीग का इम्तिहान है कि वो 17 कौमी असम्बली की जो सीटें कंटोनमेंट से टच करती हैं उनकी, क्या उनमें अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। केपी के अंदर पीटीआई का इम्तिहान होगा कि क्या वो अपनी मकबूलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कंटोनमेंट बोर्ड किस तरह काम करते हैं? कंटोनमेंट बोर्ड जो है ये आम जो मकामी हुकूमत या बल्दियाती अदारे हैं, जिसको गलत तौर पे बल्दियाती अदारे कहा जाता है, ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट मकामी हुकूमत है। तो ये उससे ज़रा मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि यहाँ 50% जो है वो इलेक्टेड लोग होते हैं, 50% नॉमिनेटेड होते हैं। उसकी वजह ये क्योंकि ये फौजी इलाका है, और फौजी इलाके में जाहिर है डिसिप्लिन का दूसरा तरीक़ेकार है। आम जो दूसरे सिविलियन आबादियाँ हैं उनसे मुख्तलिफ तरीके से यहाँ चला जाता है। और यहाँ पे जो हेड ऑफ दी कंटोनमेंट बोर्ड है वो भी सिचुएशन कमांडर होता है, और जो इलेक्टेड टॉप पर्सन है वो नायब सदर होता है, जो कि ये सिविलियन जो लोग इलेक्ट होंगे ये फिर एक नायब सदर चुनेंगे, और फिर सिविलियन और फौजियों की मदद से ये इलाका चलाया जाता है। कंटोनमेंट बोर्ड्स की तारीख क्या रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो सारे हिंदुस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जो सेटअप बना, तो वो 1849 में टोटली पंजाब जो है उसको सिखों के हाथों से जो है वो अंग्रेज़ों ने छीना था और उनको मुकम्मल फतह हुई थी। तो उसके बाद 1864, 1860 इसमें आके उन्होंने हालात को ठीक किया था। तो कंटोनमेंट बोर्ड्स जो हैं कानूनी तौर पर उनका क़याम 1864 में आया, लेकिन जो कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन है और उसमें सिविलियन नुमाइंदगी है, ये 1924 के बाद से जो है वो शुरू हुई है। तो बड़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और इसकी जो है जो कंटोनमेंट बोर्ड्स बढ़ते रहे, आबादी बढ़ती रही, कंटोनमेंट बोर्ड्स भी बढ़ते रहे। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये बांग्लादेश में भी है कंटोनमेंट बोर्ड्स, इंडिया के अंदर भी हैं,
साउथ अफ्रीका के अंदर भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, घाना में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में भी हैं। जहां जहां कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं वहां वहां ये कंटोनमेंट का इलाका और इसी तरह का निज़ाम जो है वो मौजूद है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम कराची में ज़िमनी इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे कि दिन दिन वहाँ पे कशीदगी बढ़ती जा रही है। देखते रहिए मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक मैं एक बार फिर खुशामदीद। सुहेल साहब, कराची के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करना चाहूँगी। दिन ब दिन वहाँ पे कशीदगी बढ़ती जा रही है। कल भी जमात इस्लामी की रैली से तसादम हुआ। हालात कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सबको बड़ा बालग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर सियासी जमातें इलेक्शन में बालग नजरी का मुजाहरा नहीं करेंगी तो क्या होगा? लोगों के सामने हम क्या मंजर पेश कर रहे हैं? क्या इलेक्शन ना हो? क्या इन सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के मौका ना दिया जाए? तो हर एक को अपने अपने वर्कर्स को समझाना चाहिए। ये सब की सियासी जमातों की सर्वाइवल का एक इजहार होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इस सारे प्रोसेस से लोग जो हैं वो दूर होते चले जाते हैं। आप हर एक को मौका दें और अपने आप को साबित करें कि आप पॉपुलर हैं, कितने पॉपुलर हैं। और जो भी लोग वायलेंस करते हैं वो अल्टीमेटली दे गो डाउन इन, उनका जवाल होता है। जो भी पार्टी ये करेगी, मेरा ख्याल है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, ना उस इमीडिएटली ना आफ्टरवर्ड। और अब वहां पे पिछली दफा शिकवा आया, हमने 2 उम्मीदवारों का जिक्र किया, MQM के उम्मीदवार का जिक्र किया और PTI के उम्मीदवार का। तो राशिद नसीम साहब वहाँ जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं और पुराने इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहे हैं। तो जमात इस्लामी वालों ने शिकवा किया कि इतने अच्छे उम्मीदवार का, इतने मजबूत उम्मीदवार का आपने जिक्र नहीं किया। तो लेकिन चूंकि दोनों हाईलाइट, वैसे तो जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरता है जर्नलिस्टों के लिए वो जब तक कि उस इम्तिहान से गुजर नहीं जाता सब बराबर है और बराबर होने चाहिए। लेकिन समहाउ चूंकि परसेप्शंस पे काम चलता है, तासुर पे काम चलता है, और वो चूंकि PTI और MQM का जरा ज्यादा आवाज आ रही थी तो इसलिए शायद उन्हीं 2 उम्मीदवारों का तस्करा हुआ। डेफिनेटली राशिद नसीम साहब का भी जिक्र होना चाहिए और जो बाकी उम्मीदवार हैं उनका भी उसी तरह जिक्र होना चाहिए जब तक के इलेक्शन में कोई एक ये साबित नहीं कर देता कि कौन बड़ा पहलवान है। और दूसरा एक गिला ये भी आया है कि भाई आपने ये कहा कि जी जहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो महमूद आजम फारूकी जीते थे, जबकि यहाँ से प्रोफेसर गफूर जीते थे। तो मेरा ख्याल है कि उनका गिले की तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि हल्का बंदियां इतनी तब्दील हुई हैं कि अब जो 70 और 77 वाले हल्के थे उनको ढूंढना और एग्जैक्टली मैच करना बड़ा मुश्किल है। मुझे तो ये लगता है कि ये हल्का 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और शायद ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। तो महमूद आजम फारूकी साहब एक साइड से जीते होंगे और एक साइड से प्रोफेसर गफूर जीते होंगे। अब उसी हल्के के 2 हिस्से हो गए होंगे। अच्छा सुहेल साहब, जुडिशल कमीशन बन गया, आप भी कहते रहे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब आप क्या एक्सपेक्ट करें हम कि 45 दिन बाद वाकई कुछ बड़ा होने वाला है या फिर कुछ भी नहीं? नहीं, देखें, पहले तो ये सब जुडिस मामला है। ये जब मामला अदालतों के अंदर चला जाता है तो इस पर ख्याल आराई जो है उससे गुरेज ही करना चाहिए। हाँ, इतनी बात यह है कि क्या 45 दिन बाद क्या कुछ धमाका होने वाला है? क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ बदल जाए? तो इस पर मुझे लगता है कि ऐसे हालात नहीं लगते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अगर ऐसी आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि जो रियासत के जो अदारे हैं वो ये तय कर चुके हैं। सिर्फ एक अकेला जुडिशल कमीशन नहीं, इसके साथ और भी फिर बहुत कुछ होगा। अगर तो वो सारा कुछ एक दूसरे से मैच किया फिर तो बड़ा हो सकता है। लेकिन मेरी असेसमेंट है कि काफी तूफान और आंधियां जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम मसले की तरफ आएंगे, लेकिन मैं इससे पहले अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी आप वो मसला भेजें जो तफसील से बयान करें, हम वही मसला ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। सुहेल साहब, आप क्या मसला शेयर करने वाले हैं? देखिए जी, मोहम्मद उमर साहब हैं भेरा जिला सरगोदा से, और मैं भेरे कई दफा गया हूँ। बड़ा पुराना तारीखी शहर है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने चीज पॉइंट आउट की है कि हम भी सुनते हैं
کہ این ٹی ایس والے اور مختلف محکمے، جیسے انہوں نے ذکر کیا فیسکو کا، فیصل آباد الیکٹرک کمپنی کا، کہ انہوں نے ایک اشتہار دیا، بھرتیوں کا اعلان کیا اور اس کے بعد ٹیسٹ کی فیس وصول کی، اب لوگوں نے پیسے جمع کرا دیے اور اس کے بعد اچانک وہ بھرتیاں منسوخ کر دی گئیں۔ اب وہ پیسے کہاں گئے؟ اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ پیسے کہاں گئے۔ تو غریب لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ہر چیز شفاف ہونی چاہیے، اب ان پیسوں کا بھی حساب دینا چاہیے، فیسکو کو بھی اور این ٹی ایس کے نام پہ بھی۔ کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ویزے کے لیے ہم نے پیسے جمع کروائے ہیں، باقاعدہ چیک کاٹ کے دیا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے کبھی واپس نہیں ملتے، وہ کس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، کون ان کو وصول کرتا ہے۔ کئی دفعہ خط بھی لکھے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ بالکل نامناسب ہے۔ ٹھیک، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے mmrgeo.tv پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے، یہ سب کی سیاسی جماعتوں کی سروائیول کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس سارے پروسیس سے لوگ جو ہیں وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہر ایک کو موقع دیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ پاپولر ہیں، کتنے پاپولر ہیں، اور جو بھی لوگ وائلنس کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی دے گو ڈاؤن، ان کا زوال ہوتا ہے۔ جو بھی پارٹی یہ کرے گی میرا خیال ہے اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، نہ اس امیڈیٹلی نہ آفٹر ورڈ۔ اور اب وہاں پہ پچھلی دفعہ شکوہ آیا، ہم نے 2 امیدواروں کا ذکر کیا، جی، ایم کیو ایم کے امیدوار کا ذکر کیا اور پی ٹی آئی کے امیدوار کا۔ تو راشد نسیم صاحب وہاں جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں اور پرانے اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی والوں نے شکوہ کیا کہ اتنے اچھے امیدوار کا، اتنے مضبوط امیدوار کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو لیکن چونکہ دونوں ہائی لائٹ، ویسے تو جو بھی امیدوار میدان میں اترتا ہے جرنلسٹوں کے لیے وہ جب تک کہ اس امتحان سے گزر نہیں جاتا سب برابر ہے اور برابر ہونے چاہیے، لیکن سم ہاؤ چونکہ پرسیپشنز پہ کام چلتا ہے، تاثر پہ کام چلتا ہے، اور وہ چونکہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا ذرا زیادہ آواز آ رہی تھی تو اس لیے شاید انہی 2 امیدواروں کا تذکرہ ہوا۔ ڈیفینیٹلی راشد نسیم صاحب کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور جو باقی امیدوار ہیں ان کا بھی اسی طرح ذکر ہونا چاہیے جب تک کہ الیکشن میں کوئی ایک یہ ثابت نہیں کر دیتا کہ کون بڑا پہلوان ہے۔ اور دوسرا ایک گلہ یہ بھی آیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کہا کہ جی جہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں وہ محمود اعظم فاروقی جیتے تھے جبکہ یہاں سے پروفیسر غفور جیتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا گلے کی تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ حلقہ بندیاں اتنی تبدیل ہوئی ہیں کہ اب جو 70 اور 77 والے حلقے تھے ان کو ڈھونڈنا اور ایگزیکٹلی میچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ حلقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور شاید یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ تو محمود اعظم فاروقی صاحب ایک سائڈ سے جیتے ہوں گے اور ایک سائڈ سے پروفیسر غفور جیتے ہوں گے، اب اسی حلقے کے 2 حصے ہو گئے ہوں گے۔ اچھا سہیل صاحب، جوڈیشل کمیشن بن گیا، آپ بھی کہتے رہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں ہم کہ 45 دن بعد واقعی کچھ بڑا ہونے والا ہے یا پھر کچھ بھی نہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو یہ سب جوڈس معاملہ ہے، یہ جب معاملہ عدالتوں کے اندر چلا جاتا ہے تو اس پر خیال آرائی جو ہے اس سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ کیا 45 دن بعد کیا کچھ دھماکہ ہونے والا ہے، کیا کچھ ایسا ہو جائے گا کہ سب کچھ بدل جائے؟ ان کے کنٹونمنٹ کے اتنے زیادہ نہیں تھے، اب دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا سہیل صاحب، کیا فوجی اور سویلین دونوں انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں؟ بالکل جی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، فوجی بھی، سیولین بھی، جو اس علاقے میں رہتے ہیں سب کو ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اور ایک وارڈ کی آبادی جو ہے وہ لگ بھگ 50,000 ہے اور 2 سے لے کے 10 تک جو ہیں کنٹونمنٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ آبادی کے اعتبار سے وارڈز ہیں۔ کیا کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابی نتائج مستقبل کی سیاست پر اثر انداز ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ دیکھو، اس کو آپ الیکشن سروے سمجھیں، اسے ایک ملک بھر کا ایک ضمنی انتخاب سمجھیں، شہری ووٹر کو جاننے کا ذریعہ سمجھیں، اسے منی الیکشن ہی سمجھ لیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس سے ملک کے مستقبل کی سیاست کا اندازہ ہو جائے گا، کون سی جماعت اوپر جا رہی ہے، کون سی جماعت نیچے جا رہی ہے۔
और कौन सी इलाके से पहले नून जीती थी अब पीटीआई जीत रही है, या पहले पीटीआई जीती थी अब नून जीत गई है, इससे बड़ी चीजें वाजे होकर सामने आ रफ गेज सामने आ जाएगा। कितने अरसे बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं? हमारे यहाँ आपको पता है कोई रेगुलर तो इलेक्शन नहीं हाँ होते, जी। 17 साल के बाद जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि इसको बहुत रेगुलर तरीके से होना चाहिए ताकि सिविलियन नुमाइंदगी जो है वो भी अपनी बात जो है पहुंचा सके। अगरचे कंटोनमेंट बोर्ड बड़े अच्छे चलते हैं क्योंकि उसको फौज चलाती है, लेकिन ये भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, लॉ का हिस्सा है, इसलिए इसे भी इफेक्टिव बनाना चाहिए। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मजीद इस हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सुहेल साहब, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी जमाती इलेक्शंस हुए हैं या नहीं? मैं कंटोनमेंट बोर्ड में मेरे नॉलेज की हद तक तो ये पहली बार जमाती इंतखाबात हो रहे हैं। हमने यही चीज़ वॉक कैंट से पीटीआई के हैं गुलाम सरवर खान साहब, उनसे भी कंसल्ट किया कि भाई क्या इस तारीख में कभी जमाती बुनियादों पर, पार्टी बेसिस पर इलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हुए। हाँ, पार्टियों के लोग ज़रूर हिस्सा लेते रहे हैं इसमें, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के पार्टी बेसिस पर इलेक्शन शायद पहली बार है। कहाँ कंटोनमेंट बोर्ड्स वाक़या हैं और इनकी क्या तादाद है? देखिए, ये बलूचिस्तान में तकरीबन 4 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जिनमें से 3 पर इलेक्शन हो रहा है, और सिंध में 8 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जिनमें से सिर्फ 6 तो कराची में है, 2 अंदरूने सिंध में हैं, और तकरीबन 44 वार्ड्स के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा। केपीके में यूँ समझे 11 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जिसमें 32 वार्ड्स हैं, और पंजाब में सबसे ज्यादा 20 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और तकरीबन 114 वार्ड्स के अंदर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। सुहेल साहब, इन कंटोनमेंट बोर्ड्स में इस वक्त किस पार्टी की अक्सरियत है? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये भी एक नया एंगल है, एक नया जाविया है कि हमने आज कोशिश किया कि हर पहलू को हम कवर कर सकें। देखें कि जो इस यहाँ से एमएनए इलेक्ट हुए हैं वो किस किस पार्टी के जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। मसलन अगर सबसे पहले केपीके का जायजा लें तो वहाँ अगर कंटोनमेंट बोर्ड्स में देखा जाए कि किस कंटोनमेंट बोर्ड से कौन सी पार्टी के एमएनए है, तो तकरीबन 3 कंटोनमेंट बोर्ड से नून के एमएनए हैं। अच्छा। एक कंटोनमेंट बोर्ड से जेयूआई बन्नू कंटोनमेंट बोर्ड से जेयूआई के उम्मीदवार अकरम दुरानी साहब जीते थे, और पीटीआई 7 कंटोनमेंट बोर्ड से जो है वो जीती थी। और इसी तरह अगर आप पंजाब का जायजा लें तो पंजाब की जो 3 से पीटीआई जीती थी कंटोनमेंट से, पिंडी की कंटोनमेंट और वाह की कंटोनमेंट से, और तकरीबन 17 कंटोनमेंट से नून लीग जीती थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो कंटोनमेंट से पहले नून लीग जीती थी। इसी तरह अगर आप देखना चाहें सिंध में, तो सिंध में 2 से एमक्यूएम जीती थी, पीटीआई 1 से जीती थी, और शायद 1 या 2 से पीपल्स पार्टी जीती थी। तो ये एक जायजा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो फिर ऐसे ही लगता है कि चूंकि पंजाब से सबसे ज्यादा नून जीती थी और पंजाब में सबसे ज्यादा कंटोनमेंट बोर्ड है, तो इसलिए उस वक्त तो नून अक्सरियत से जीती थी। अब देखना ये होगा कि अब क्या होता है। आपके ख्याल में क्या ये पार्टियां अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेंगी? यही तो देखें इम्तिहान है ना, यही तो टेस्ट होगा कि जो पहले जीते थे क्या वो इसे बरकरार रखेंगे या नई पार्टियां जीत जाएंगी। मसलन पंजाब में नून लीग का इम्तिहान है कि वो 17 कौमी असम्बली की जो सीटें कंटोनमेंट से टच करती हैं उनकी, क्या उनमें अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। केपीके के अंदर पीटीआई का इम्तिहान होगा कि क्या वो अपनी मकबूलियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कंटोनमेंट बोर्ड किस तरह काम करते हैं? कंटोनमेंट बोर्ड जो है ये आम जो मकामी हुकूमत या बल्दियाती अदारे हैं, जिसको गलत तौर पे बल्दियाती अदारे कहा जाता है, ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट, मकामी हुकूमत है। तो ये उससे ज़रा मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि यहाँ 50 अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हफ्ते के रोज़ हमारे साथ होते हैं हकीकत पसंद सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वैज। व्यूअर्स, 25 अप्रैल को कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात होने वाले हैं। आज हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे कि उसकी अहमियत भी होती है या नहीं, और साथ में हम कराची के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि दिन ब दिन वहाँ
کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ سہیل صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات مستقبل کی سیاست کا آئینہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو ہر الیکشن ہی جمہوریت کے لیے اہم ہوتا ہے، لیکن اس کی دو زیادہ اہم باتیں ہیں۔ ایک تو آبادی، تقریباً اندازہ لگایا ہم نے رف سا، وہ 80 سے 87 لاکھ کے قریب آبادی کے اندر یہ الیکشن ہوگا، اور اس میں سے ووٹر تقریباً 40% ہوتے ہیں، تو تقریباً 34 لاکھ 30 لاکھ کے قریب اوورال پورے پاکستان میں ووٹر جو ہے ووٹ ڈالے گا۔ ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے، اور دوسری اس سے بھی زیادہ اس کی جو بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 30 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں ان کو یہ ٹچ کرتے ہیں یہ ووٹر، اور جب کبھی قومی الیکشن ہوتا ہے تو اس کا چاہے بہت بڑا حصہ نہیں لیکن اس کا حصہ ہوتے ہیں، تو ان کے ووٹ سے یہ اندازہ ہوگا کہ ان 30 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں ان پہ بھی کیا ایفیکٹ پڑے گا۔ آپ اب یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو ٹچ کرتی ہیں کنٹونمنٹس کے ان علاقوں سے جن میں اب الیکشن ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ میں بھی جو قومی اسمبلی کی تقریباً 5 سیٹیں ہیں وہ ٹچ کرتی ہیں کنٹونمنٹ کے ایریاز کو۔ اسی طرح آپ بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں 3 ہیں، اور کے پی کے میں بھی 7 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے جو ریزلٹس ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں یہ حلقے، تو اس لیے یہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد۔ پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف۔ کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات کی کیا حیثیت ہے اور ان کے نمائندوں کے اختیارات کیا ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو یہ بات بڑی سادہ ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، یوں سمجھے کہ یہ وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہیں۔ جس طرح مقامی حکومتوں کے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، یہ وہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں، اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ وہی ہیں تقریباً جو عام طور پہ لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز کے ہوتے ہیں یا ضلعی حکومت کے ہوتے ہیں، کہ بنیادی شہری سہولیات جو ہیں وہ دینی ہوتی ہیں، اور یہ سول نمائندے ہوتے ہیں۔ اختیارات ان کے پہلے بہت بڑھ گئے تھے جو لوکل گورنمنٹ دوسری ہے اس کے، اور 50% جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، 50% نامینیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ یہ فوجی علاقہ ہے، اور فوجی علاقے میں ظاہر ہے ڈسپلن کا دوسرا طریقہ کار ہے، عام جو دوسرے سیولین آبادی ہیں ان سے مختلف طریقے سے یہاں چلا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو ہیڈ آف دی کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ بھی سٹیشن کمانڈر ہوتا ہے، اور جو الیکٹڈ ٹاپ پرسن ہے وہ نائب صدر ہوتا ہے، جو کہ یہ سیولین جو لوگ الیکٹ ہوں گے یہ پھر ایک نائب صدر چنیں گے، اور پھر سیولین اور فوجیوں کی مدد سے یہ علاقہ چلایا جاتا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی تاریخ کیا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو سارے ہندوستان میں اور بالخصوص پنجاب میں جو سیٹ اپ بنا تو وہ 1849 میں ٹوٹلی پنجاب جو ہے اس کو سکھوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ انگریزوں نے چھینا تھا اور ان کو مکمل فتح ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 1864 1860 اس میں آ کے انہوں نے حالات کو ٹھیک کیا تھا، تو کنٹونمنٹ بورڈز جو ہیں قانونی طور پر ان کا قیام 1864 میں آیا، لیکن جو کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہے اور اس میں سیولین نمائندگی ہے یہ 1924 کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، تو بڑی پرانی ہسٹری ہے اس کی، اور اس کی جو ہے جو کنٹونمنٹ بورڈز بڑھتے رہے، آبادی بڑھتی رہی، کنٹونمنٹ بورڈز بھی بڑھتے رہے، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے کنٹونمنٹ بورڈز، انڈیا کے اندر بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ہیں، سنگاپور میں بھی ہیں، ملیشیا میں بھی ہیں، گھانا میں بھی ہیں، سری لنکا میں بھی ہیں، نیپال میں بھی ہیں، جہاں جہاں کلونیل برٹش کالونیز رہی ہیں وہاں وہاں یہ کنٹونمنٹ کا علاقہ اور اسی طرح کا نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم کراچی میں ضمنی الیکشنز کے بارے میں بات کریں گے کہ دن دن وہاں پہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سہیل صاحب، کراچی کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ دن بدن وہاں پہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کل بھی جماعت اسلامی کی ریلی سے تصادم ہوا، حالات کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سب کو بڑا بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر سیاسی جماعتیں الیکشن میں بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں کریں گی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے سامنے ہم کیا منظر پیش کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن نہ ہو
کیا ان سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کے موقع نہ دیا جائے؟ تو ہر ایک کو اپنے